चलिए शुरू करते हैं जी। करंट अफेयर्स फॉर दिसंबर मंथ 2025 को पूरा कर लिया अब हमने। 2024 की बात करते हैं, दिसंबर मंथ की, एंड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की शुरू करते हैं आज। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सेक्रेड ग्रुप से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। Supreme Court pronounced direction on an application for identification of sacred groups such as Orans by Rajasthan government in accordance with TN गोदा वर्मन जजमेंट। अब ये कहानी पूरी क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये बताओ इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे पहले। नहीं है भाई। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब वो है, सेक्रेड का मतलब कि जो पूजा जाता है, बिल्कुल सही बात है, कि किसी कम्युनिटी के लिए कोई भी चीज उनके रिलीजन या उनके कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है। सेक्रेड ग्रुप की बात कर रहे हैं, नेचर के कुछ रीजन्स हैं, वो कुछ लेट्स से रिवर भी हो सकती है, इनफैक्ट वो कुछ छोटा सा फॉरेस्ट एरिया है जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है रिलीजन और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको वो पूजते हैं। ठीक है, पंजाब में भी बहुत सारी मान्यताएं होंगी हैं, कितने जाके मत्था टेकना एंड ऑल दैट, वो सारा सेक्रेड ग्रुप का ही पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के केस में जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनका नाम है ओरंस। क्या नाम है? ओरंस। राजस्थान के केस में जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनको ओरंस बोला जाता है। क्लियर है जी? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिंस सेक्रेड ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन लीगली कहीं भी डिफाइंड नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस चीज की बात करता है? वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता है, नेशनल पार्क की बात करता है, टाइगर रिजर्व की बात करता है, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करता है, कम्युनिटी रिजर्व की बात करता है, इन पांचों की बात करता है। सेक्रेड ग्रुप कहीं नहीं है। तो उन्होंने बोला यार कुछ ना कुछ करना शुरू करो। मे बी डायरेक्शंस दिए उन्होंने कि इसको ना कोशिश करो कि कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करना शुरू करो ताकि लीगल प्रोटेक्शन बननी शुरू हो। यहां ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और इसका टीएन गोदा वर्मन जजमेंट के साथ क्या लिंक है? टीएन गोदा वर्मन जजमेंट क्या बोलती है? फॉरेस्ट का क्या? वेरी गुड। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं फॉरेस्ट क्या होता है, वो क्या बोलेगा? कि जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं। उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हमारे हिसाब से वही मतलब है। हम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे कि आपके कागजों में वो एरिया को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है नहीं किया। अगर कहीं पे बहुत सारे पेड़ हैं, अगर आपने उनको काटा और कुछ और प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हुआ, तो भाई इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नाम की एक चीज है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसके तहत वो पूरा प्रोसेस होना चाहिए। हम इस आर्ग्यूमेंट को नहीं सुनने वाले कि वो फॉरेस्ट लैंड थी नहीं, ये है वो है। कांचा वाला जो रीजन आया, कांचा बोई वाली रीजन पढ़ा हमने तमिलनाडु के, सॉरी तेलंगाना के केस में, वो भी यही केस था, मतलब आर्ग्यूमेंट यही था। तो यहां पे बोला गया कि सेक्रेड ग्रुप को अगर आपने स्टडी करना है तो इस जजमेंट की लाइट में स्टडी करो। हमने बोल दिया फॉरेस्ट एरिया है, अगर वहां पे कुछ डिफॉरेस्टेशन कुछ होगी तो एक प्रोसेस के तहत होनी चाहिए। ठीक है जी? तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने, पहली डायरेक्शन दी है कि कोशिश करना शुरू करो कि इनको अगर लीगल स्टेटस मिल सकता है, समथिंग अराउंड कम्युनिटी रिजर्व्स। फिर बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि यार इनके भी अगेन लीगल इंप्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉलिसी बनानी शुरू करो, आइडेंटिफाई करने शुरू करो सारे कि कहां कहां पे है, मैप करो सबको ताकि कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी ऑपोजिशन भी हो रही है। इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? सोचो जरा, लोग अपोज क्यों कर रहे होंगे इस जजमेंट को या इस डायरेक्टिव को? मान लो यार, मान लो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, लीगल प्रोटेक्शन तो आ चुकी है उसके पास,
लेकिन लोग इसको अपोज कर रहे हैं, क्यों? नहीं सर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना शुरू हो जाएगी वहां पे। हमारी जमीन है, मतलब हमारी जमीन इन द सेंस कि हमारे लिए वो कल्चरली और स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है, हम खुद देख लेंगे। जब हम कम्युनिटी रिजर्व की भी बात करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। क्या उसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट का मेंबर होने वाला है? होता है भाई, होता है, होता है। उसमें लोकल कम्युनिटी भी होने वाली है। हाँ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डर का रोल नहीं होने वाला, लेकिन गवर्नमेंट के मेंबर वहां पे होने वाले। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस वहां पे शुरू हो जाती है। तो सेम गोज फॉर दिस थिंग ऑल्सो। क्लियर है जी? डन। अब आपके लिए प्रीलिम्स में क्या लर्निंग आ सकती है कि ओरन अगर आपको वर्ड के तौर पे कहीं दिख गया तो आपको पता है वो क्या है, एक सेक्रेड ग्रुप है। कहां पे है? राजस्थान। डन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में सेक्रेड ग्रुप्स हैं, पूरे इंडिया में फैल रखे हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी में बुग्याल्स का नाम पढ़ा होगा, बुग्याल्स, उत्तराखंड, उनको सेक्रेड ग्रुप बोला जाता है। फिर मेघालय के केस में आपने लिविंग रूट ब्रिज का नाम सुना होगा, लिविंग रूट ब्रिजेस, जो रबड़ फिग ट्री को यूज करके बनाते हैं। पेड़ होता है जिसकी जटाएं होंगी, उनको यूज कर रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, उसको डायरेक्शन देते रहते हैं लोग वहां के, और एक वो लिविंग ब्रिज बन जाता है अपने आप पे। उनको सेक्रेड ग्रुव्स का दर्जा मिला हुआ। ठीक है। फिर कर्नाटका के केस में तो मतलब थ्रू आउट द इंडिया चलता रहा, लेकिन इसका कोई लीगल स्टेटस, लीगल बेसिस नहीं है जी। डन। चले आगे, नेक्स्ट। पक्का? वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ जाएगा, उसका लीगल स्टेटस डिफाइन हो जाएगा, लेकिन फिर वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बढ़ने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब क्या हम इस बात पे सहमति बनाते हैं कि यार इंडिया में पानी की कमी है? नहीं है, बहुत पानी है हमारे पास। तो दोबारा पूछ रहा हूँ, हाँ भाई, क्या इस बात पे सहमति बनाते हैं कि पानी की कमी है? वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में है हम? है भाई। तो उनका एक, उसको, उस चीज को एड्रेस करने के लिए एक वे आउट ये भी है कि हम कुछ रिवर्स को यूज कर लें। कुछ रिवर्स में सरप्लस पानी है, उस पानी को ट्रांसफर कर दें उन रिवर्स में जहां पे वाटर डेफिशिट है। तो एड्रेस किया जा सकता है उस सॉल्यूशन या प्रॉब्लम को। तो वैसा ही कुछ यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। केन जो रिवर है वो सरप्लस रिवर है, और उसका पानी बेटवा रिवर में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि वाटर डेफिशिट रीजन। क्लियर? तो आइडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो कि रिवर का इंटरलिंकिंग का जो आइडिया है, ये 1980 से चलता आ रहा है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 का, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ 1980 टॉक्स अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, जिनका काम था कि आपने अब इस आइडिया को स्टडी करना है कि किन किन रिवर्स को इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पे डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनानी, सब कुछ करना है। और एक इसके अंडर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही काम कर रही है। आइडिया कब से चलता आ रहा है? 1980 से। अब जाके कुछ इंप्लीमेंटेशन की बात शुरू हुई है, तो अपने आप में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर यूपीएससी मेंस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। पक्का? नहीं आएगा तो मुकर जाएंगे। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन इसके साथ साथ जुड़ा प्रीलिम्स में जो सवाल आ सकते हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। अब यहां पे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में दो रिवर्स हैं, एक है रिवर केन
एंड दूसरी है रिवर बेटवा, ये रही। इनको इंटरलिंक करेंगे बाय अ लिंक कैनाल फेज 1 में। लेकिन यहां पे समस्या आ रही है कि यार यहां पे ना एक पन्ना टाइगर रिजर्व नाम की जगह है। केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकलती है। जब इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा तो एक डैम यहां पे बनाया जाएगा जिसका नाम है दौधन डैम। दौधन डैम। दौधन डैम कहां बनाया जाएगा? पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को भी डिस्प्लेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। पन्ना टाइगर एरिया रिजर्व का 10% जो कोर एरिया है वो सबमर्ज हो रहा है क्योंकि यहां पे दौधन डैम बनाया जा रहा है। कोर एरिया सब याद रखिए, कोर एरिया क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसको तो बिल्कुल बाहर रखते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन से, लेकिन यहां पे अब मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि केन रिवर किस टाइगर रिजर्व से पास कर रही है। सिंपल पूछेंगे यार, पन्ना टाइगर रिजर्व से केन रिवर पास कर रही है, नहीं कर रही? कर रही। पता लग चुका हमें। दौधन डैम बनाया जा रहा है, दौधन बैराज बनाया जा रहा है जो पानी कलेक्ट करेगा और फिर डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स बेटवा रिवर। ये फेज 1 में किया जाएगा। फेज 2 में अगेन जो बेतवा रिवर है अपने आप में वाटर डेफिशिट रिवर है, तो यहां पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है ORR। फेज 2 में एक यहां पे बैराज बनाया जाएगा, लोअर और बैराज। लोअर और बैराज फेज 2 में। और एक और यहां पे बैराज बनाया जाएगा जिसका नाम है कोठा बैराज। ORR। देख रहे जी? अब फेज 2 में बनने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है फेज 2 तक वो पहुंचेंगे नहीं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। यहीं पे क्वेश्चन रहेगा अपना, इस टाइगर रिजर्व के अराउंड, केन बेटवा रिवर्स के अराउंड। सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? केन और बेटवा रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रिवर यमुना, गंगा की नहीं है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है जी। ठीक है जी। कौन सी, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश से एक और रिवर भी निकलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है वो, चंबल रिवर। वो भी किस, कौन सी इसकी, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आपका होमवर्क बन गया आज के लिए कि आपने रिवर यमुना के अराउंड जितनी भी ट्रिब्यूटरीज बन रही हैं उनकी, काली हो गया, सिंध हो गया, सब आपने पढ़ के आनी है। क्लियर है जी? और जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये बुंदेलखंड रीजन को सर्व कर रहा है। बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन अपने आप में एक ड्रॉट प्रोन रीजन है। लोअर उत्तर प्रदेश और नदन मध्य प्रदेश को इंक्लूड करके एक रीजन बनता है जिसका नाम है बुंदेलखंड रीजन। उसके इरिगेशन पर्पस को सॉल्व कर रही है, उसके लेट्स से ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स हैं उसको सॉल्व कर रही है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाएगा। 62 लाख। और अपने आप में इसकी कॉस्ट देखोगे तो लगभग 45,000 करोड़ की कॉस्ट बनती है इस पूरे प्रोजेक्ट की। छोटी नहीं है सर वो। 45,000 करोड़ की कॉस्ट बन रही है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और उसके साथ साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं, लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। एक टाइगर रिजर्व आ रहा है बीच में, तो बायोडाइवर्सिटी का भी मसला आ रहा है। तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यार, एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। एग्जामिन द फिजिबिलिटी या इवेलुएट द आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। एक समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं। मैं बेस्ट अप्रोच को फॉलो करने वाला हूं।
क्या ये बेस्ट अप्रोच है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर उतनी ही अच्छी अप्रोच होती तो 1980 से सोचते आ रहे हैं अब तक, तो कुछ ना कुछ हो चुका होता। अब पहली बार जाके हो रहा, शुरू हो रहा है। कुछ समस्याएं तो होंगी यार, कुछ चैलेंजेस तो होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं अब मेंस के पर्सपेक्टिव से कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडिया। बताइए। पहला, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है। और ठीक है। हम्म। थोड़ा और सोचिए, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सोचिए। ये आपके रॉ आइडियाज हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, आपका जो पॉइंट है नितिका जी वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के साथ लिंक हो रहा है। हम्म। सही बात है भाई। आज के टाइम पे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब अगर कोई सरकार बदल गई तो वो क्या कर सकते हैं। जो एक मान लो कैनाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसको बंद कर सकते हैं आके वो। हुआ है पंजाब में। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी देखो पॉलिटिकल चैलेंज सबसे बड़ा है, क्योंकि वाटर को एक इमोटिव इशू बना लेते हैं इलेक्शंस के लिए। पानी का मुद्दा, पानी का मुद्दा, पानी का मुद्दा, उसी पे चलती रहेगी राजनीति। असली इशू क्या है हमें भी पता है कि लुक एट द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब। उसमें हरियाणा का कसूर नहीं है, उसमें हिमाचल का कसूर नहीं है, अपना है। दैट्स द रियल इशू। लेकिन इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पॉलिटिकल चैलेंज बहुत बड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट यहीं पे लिखेंगे आप। तमिलनाडु और कर्नाटका एक दूसरे की गला काटने पे आ जाते हैं रिलेटेड टू कावेरी वाटर शेयरिंग। ठीक है जी। और बताइए जरा, और क्या दिक्कतें लग रही हैं आपको इसमें। क्या यहाँ पे लैंड एक्विजिशन, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा तो मसला यही है यार। यही सबसे बड़ा मसला है। अगर आप इसको नंबर 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सबसे पहले से शुरुआत करो लैंड एक्विजिशन से, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर देना, बायोडाइवर्सिटी की बात कर देना, फिर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करना। राइट। और ये बात भी आपने लेके आनी है कि जब हम दो रिवर अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग रिवर सिस्टम से पानी एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां से इन्वेजिव स्पीशीज का खतरा बढ़ सकता है। केन रिवर में अलग टाइप की स्पीशीज, अलग टाइप के बैक्टीरिया रह रहे हैं आज तक। बेटवा में कभी जाना नहीं हुआ उनका, लेकिन अब उनको ट्रांसफर कर रहे हैं बेटवा की तरफ। तो इन्वेजिव स्पीशीज का खतरा यहाँ पे बढ़ सकता है। लोकल बायोडाइवर्सिटी उसको हार्म हो सकता है। फ्लड को तो मैनेज करना है सर, वो मैनेजमेंट का इशू है। फ्लड तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम बात करेंगे केन जो रिवर है ये सरप्लस रिवर है, तो उसमें फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं। इसी को मैनेज करने के लिए वहां पे लेके जा रहे हैं पानी, बेटवा वाले रीजन में जो ड्रॉट प्रोन है। क्लियर है जी। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे। अब वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं हम। वे फॉरवर्ड में क्या सिर्फ यही हमारे पास सोल्यूशन है टू एड्रेस वाटर क्राइसिस? नहीं यार। हम वाटरशेड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, हम जल शक्ति अभियान की बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कैच दी रेन कंपोनेंट की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं ना। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हैं।
कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं जब एफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, कि आप यहाँ पे एफॉरेस्टेशन करोगे तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है बेटर वे में, हो सकता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल है जिसका नाम है पिपलांतरी मॉडल। पिपलांतरी गांव है, पिपलांतरी, राजस्थान में। सुना है किसी ने इसके बारे? नहीं 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 नहीं, ये लोग क्या करते हैं, फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड बॉर्न इन देयर विलेज दे प्लांट 111 ट्रीज। पिपलांतरी मॉडल, कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हो तो इससे डिफोरेस्टेशन को भी रोक रहे हो, डेजर्टिफिकेशन को भी रोक रहे हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी आप हेल्प कर रहे हो। बढ़िया है ना? राजस्थान में है सर पिपलांतरी, और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स में भी किया था कि यार लोगों को इसको भी थोड़ा फॉलो करना चाहिए। बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख सकते हैं। पिपलांतरी मॉडल, PIPLANTRI, पिपलांतरी, राइट। अब इसके साथ साथ अगेन अर्बन लोकल, सॉरी अर्बन केसेस में हमने कर रखा है कि मॉडल बायो बिल्डिंग्स लॉज हैं, कर रखे हैं। पहले स्पॉन सिटी के कंसेप्ट की बात की है। फिर हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं कि डिसैलिनेशन की हम ट्राई करना चाहिए हमें, कि हमारी कोस्ट लाइन तो इतनी लंबी है, ठीक है, जहां जहां पे पॉसिबल हो सकता है वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाओ। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी काम करना जरूरी है। 45,000 करोड़ लग रहे हैं इसमें, छोटी रकम नहीं है। केन बेटवा इंटरलिंकेज में 45,000 करोड़ लग रहे हैं, छोटी रकम नहीं है वो। उसका फ्रैक्शन भी आप अगर टेक्नोलॉजी को डिवोट करना शुरू करोगे, R&D में डिवोट करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो अच्छा आने वाला है वहां। सही है जी। हाँ जी। अमृत स्कीम सर, आप रेन वाटर को ही कैच कर रहे हो, थोड़ा मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लो थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें आप वेस्ट वाटर को यूज करने की बात कर रहे हो, वो सारी बातें आ जाएंगी, उसमें आ जाएंगी। नगर वन स्कीम भी आ जाएगी थोड़ी सी एफॉरेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। लेकिन पॉइंट वो लेके रखना वो वाला कि आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवा रहे हो, हवा साफ करने की बात मत कर देना। ठीक है जी, डन। और कोई सजेशन किसी का? इस केस में भी कोई विलेज का अच्छा फेमस है राजस्थान में? अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट अब आपने बताना है, ये सबको बताना है, ठीक है। कल क्लास में डिस्कस करेंगे फिर इसको। डन है जी, चलें आगे। IPBS की नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट, कल चर्चा की थी IPBS के बारे में, की थी। किसी और ट्रांसफॉर्मेटिव असेसमेंट रिपोर्ट की बात की थी हम, आज नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट कब बनी थी? IPBES 2012 में, पक्की बात है? कब बनी थी IPBES? 2012 में बनी थी यार, कल ही तो क्लास लगाई थी। पक्का? हाँ। इंडिया मेंबर है इसका? है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है इसके? बॉन, जर्मनी, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी अब नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट आई है। नेक्सस मतलब क्या होता है? लिंक बना हुआ है, लिंक। नेक्सस मतलब लिंक है, किसके बीच में? बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड एंड हेल्थ। यहां पे दे आर एक्सप्लोरिंग द लिंक बिटवीन बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड एंड हेल्थ। अब जरा सोचो जरा कि बायोडाइवर्सिटी कॉमा वाटर, फूड एंड हेल्थ में क्या लिंक हो सकता है। मान लो किसी एरिया में, किसी कंट्री में, लेट्स से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्या मैं उसको आइसोलेटेड वे में एड्रेस कर सकता हूं हेल्थ को? नॉट इन एवरी केस। हो सकता है वो बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड हो सकता है वहां पे जो पानी है, उस पानी में कुछ ऐसी स्पीशीज हो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जो उस हेल्थ के लिए या हेल्थ कंडीशन के लिए एट द फर्स्ट प्लेस रिस्पॉन्सिबल हो। तो बायोडाइवर्सिटी का लिंक बन रहा है यार।
बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ का लिंक बन रहा है। फिर अगेन उसी एरिया में उसी कुछ पैरासाइट्स हो, बैक्टीरियास हो जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगेन बायोडाइवर्सिटी और फूड का लिंक बन रहा है, राइट। उसी एरिया में कुछ पैरासाइट्स हैं जो लोगों को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होने दे रहे, तो वाटर का भी केस बन रहा है यहाँ पे। तो बायोडाइवर्सिटी और बाकी सब चीजों का लिंक बन रहा है, उसी को असेस करने की बात करती है यहाँ पे, और इसको होलिस्टिकली एड्रेस करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अनअकाउंटेड कॉस्ट है फॉर करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अब सिस्टम चल रहा है, जैसे इन्वायरमेंटल लॉस का डिसरिगार्ड हो रहा है, कोई पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जैसे सिस्टम चल रहा है अभी ऐसे चलता रहता है, तो उसकी वजह से एटलीस्ट 10 से 25 ट्रिलियन का नुकसान होता है अपने ये नेक्सस एलिमेंट्स पे। बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान होता है, उसकी वजह से वाटर पे नुकसान होता है, उसकी वजह से फूड पे नुकसान होता है, उसकी वजह से हेल्थ पे नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो इन्वायरमेंटल लॉस थे उनको फॉलो नहीं किया। अनअकाउंटेड है, 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, कल हमने बात की थी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, सल्फर एमिट कर रहे हैं अभी भी वो। 2027 में जाके अब एफजीडी के जो ट्रीटमेंट के प्लांट्स हैं या जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो लगाएंगे तब। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या 2027 तक पोल्यूशन नहीं होने वाला? होगा। तो फिर क्यों हम बाद में फिर बात करते हैं कि दिल्ली के केस में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आ जाती है, बोलती है कि यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से कम हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज वैसे ही चला रहे हैं। क्लियर है जी? लिंक को पकड़ना है अब इस लिंक को ना अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। दिस इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस रिपोर्ट। ये जो लिंक है ना, ये वाला, इसको आप हमेशा नेक्सिस के तौर पे अपने आंसर्स में यूज करो जब आप वे फॉरवर्ड लिखने बैठो किसी आंसर का, या इवन चैलेंजेस की भी बात कर रहे हो, तब इन चीजों को लेके आओ। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, लेट्स से एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट की बात करते हैं, तब बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट लेके आओ, फिर वाटर, हेल्थ, फूड और हेल्थ का लेके आओ फिर, और फिर अगले ही पॉइंट में इनके नेक्सिस की बात कर देना कि यार इंटररिलेटेड है। मैं तो बोल ही रहा हूं, आईपीबीएस की रिपोर्ट भी बोल रही है। सही है जी, डन। सेकेंड पॉइंट अगेन, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन पर डेकेड फॉर लास्ट 30 to 50 years is 2 to 6%. Biodiversity decline per decade for last 30 to 50 years is 2 to 6%. डायरेक्ट पॉइंट आपका आ जाएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। इसके मुताबिक, आईपीबीएस की नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक। डन है जी, चल जाएगा। कोई डाउट हो किसी को? पक्का? नेक्स्ट, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां पे लॉन्च किया या किसने लॉन्च किया? यूएनसीसीडी ने। यूएनसीसीडी, इसका नाम सुना हुआ है? सीसीडी, कैफे कॉफी डे? नहीं, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। कब ओरिजिन हुआ था इसका? 1994। 1994 जो 1992 वाला समिट हुआ था, उसमें इसका आइडिया आ गया था कि हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहते हैं। पहली कौन सी थी? यूएनएफ ट्रिपल सी, सीबीडी, सीसीडी। क्लियर है जी? तो ये इकलौती यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो डेजर्टिफिकेशन के साथ डील कर रही है। इकलौती, इकलौती, याद रखना। क्लियर है जी? और उसने बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। यहां पे आइडिया है कि हमने 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करना है बाय 2030 यूजिंग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन लेके आनी है, इसीलिए बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव।
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? यूएनसीसीडी ने। आइडिया क्या है कि भाई बाय 2030 वी हैव टू रिस्टोर 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड, ताकि हम जल्दी से जल्दी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लें। लैंड, हाँ जी, 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। इसमें खास बात क्या है कि यहां पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। फिर चलें आगे। प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशंस एडजर्न्ड इन बुसान, साउथ कोरिया। बुसान कहां पे है? पहले तो ये जानना है, साउथ कोरिया में है। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन अपने आप में बड़ा मसले वाली बात है। हर साल आप देखोगे 19 से 23 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट ओशियन सीज में पहुंच जाता है। तो अब ग्लोबल सर्कल्स में ये बात चल पड़ी कि जैसे हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील एग्रीमेंट साइन किया, तो वैसा ही उसी लाइन पे हमने प्लास्टिक पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए एक ग्लोबल नेगोशिएशन या ग्लोबल एग्रीमेंट हमने साइन करना है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन करनी है, उस पे चर्चा चल रही है। 2024 में दिसंबर में साइन नहीं हो पाई, बुसान में हो रही थी। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ऑब्जेक्शंस आ गई थी। जैसे इंडिया ने बोला था कि अगर हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं तो आप ऐसे टारगेट बेस नहीं रख सकते, तो इसको थोड़ा सा ओपन एंडेड रखो कि जो कंट्रीज हैं अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कितना करना है कितना नहीं करना, जैसा कि हमने पेरिस क्लाइमेट डील के केस में किया हुआ है। तो अब देखिए, अब अगली बार 2025 में ये होने वाला, दोबारा देखते हैं उसके बाद कि साइन होने होता है नहीं होता। हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब इसका आइडिया कहां से शुरू हुआ था? 2022 की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के रेजोल्यूशन से, यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इसके बारे में जानते हो? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली अगर स्टेटमेंट में आता है कि ये हाईएस्ट लेट्स से एनवायरमेंटल बॉडी है यूएन की, तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा? मान लो कि हाईएस्ट यूएन बॉडी है जो एनवायरनमेंट के साथ मसलों को डील कर रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली होगी। सर वो प्रोग्राम है, ये बॉडी है। पार्लियामेंट ज्यादा बड़ा है इनफैक्ट, अगर आप मैं पूछूं स्टेटस मतलब स्टेटस के हिसाब से भी, या एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट है ना सब, कायदे से तो पार्लियामेंट से ही प्रधानमंत्री चुन के जाएंगे, पार्लियामेंट से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन के जाने वाले हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो कोई भी जो एक बॉडी बनने वाली है रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो बड़ी होती है हमेशा। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 2012 में बनी थी और इसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप है, सब कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने यूएन रिकॉग्नाइज्ड हैं सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट जो इसका समिट हुआ था 2024 अप्रैल के आसपास हुआ था। अब की बार शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास होना है यूएनईए का। ठीक है जी। जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके हेडक्वार्टर्स जहां पे हैं, कहां पे हैं वो? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स राजपुरा, खरड़, क्या हो गया? इस्लामाबाद, पक्का? तेहरान नहीं, तेल अवीव नहीं, नैरोबी? वाह क्या बात है। तो वहां पे इसकी मीटिंग होती है, वहां पे इसके सेशन होते हैं, जनरली 2 साल में एक बार होते हैं जी। ठीक है, बट कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। डन, चलें नेक्स्ट। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, अब इसको दिया गया है यूएनईपी के द्वारा। 2005 में इस प्रैक्टिस को शुरू कर दिया था कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देना शुरू करेंगे। देता कौन है?
यूएनईपी। और इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए दिया गया किसको? माधव गडगिल जी को। माधव गडगिल जी का नाम जानते हो? माधव गडगिल, देख लो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर मैंने कुछ और बोल देना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो जब वायनाड का लैंडस्लाइड भी आया था तब भी इनका बयान आया था कि यार ये ना नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मैन मेड डिजास्टर है। आप वेस्टर्न घाट्स को इजीली मतलब लाइटली ले रहे हो, वहां पे डेवलपमेंट को रोक नहीं रहे, वहां पे लोग रह रहे हैं उनको नहीं आप रोक रहे, रेगुलेट नहीं कर रहे उस प्रोसेस को। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये पहली बार हुआ किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला है? नहीं, इससे पहले किसको मिला है? 2018 के आसपास मिला है इनको, ठीक है जी। तो 5 कैटेगरी में मिलता है अवार्ड, जैसे कि ये हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिर लेट्स से पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से मिल जाता है, फिर कोई एक्शन आपने ऐसा किया है जो इंस्पायर कर रहा है लोगों को, उसमें मिल जाता है, फिर साइंस एंड इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से मिल जाता है, फिर इंटरप्रेन्योरियल विजन के पर्सपेक्टिव से मिल सकता है कि बिजनेस आप ऐसे कर रहे हो इको फ्रेंडली। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से भी किसी को मिले ये। हंसना नहीं है भाई, लेके आना है अवार्ड, ठीक है। कुछ काम करो ऐसा कि यूएनईपी रिकॉग्नाइज करेगी। क्लियर है जी, चलें आगे। इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। इंडिया लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, मतलब क्या, क्लासिफिकेशन शुरू कर दी हमने। क्या इससे पहले हमने कभी ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन की बात की थी? बिल्कुल सही बात। पर्पस क्या था उसका? हाइड्रोजन को चेक करना कि ग्रीन है या नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तो किसी किसी वजह से भी हो सकती है। तो उसमें हमने बोल दिया था कि इतने टन अगर यहाँ पे CO2 इक्विवेलेंट निकलने वाली है तो वो ग्रीन है। 2 kg का हमने लिया था, याद है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी स्टील की प्रोडक्शन में भी क्या कार्बन एमिशंस होती हैं? yes. होती हैं यार, स्टील की प्रोडक्शन में भी कार्बन एमिशंस होती हैं। स्टील किससे बनता है? आयरन से। क्या आयरन मेरे को प्योर फॉर्म में मिल जाएगा? वो ओर फॉर्म में होता है। हेमेटाइट की बात करते हैं, मैग्नेटाइट की बात करते हैं, तो उसमें इंप्योरिटी साथ में ऐड होती है। फॉर एग्जांपल Fe2O3, ये इंप्योरिटी है, इसको हटाना पड़ेगा पहले, राइट। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम इसको पूरे को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब यहां पे ऑक्सीजन का लॉस करवाना है हमने। याद रखिए, जब मैं आपको फ्यूल सेल वाला पार्ट समझा रहा था तो मैंने बोला था एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे ऑक्सीजन को रिमूव करना है हमने। इसको रिमूव करने के लिए आप यूज करते हो कोकिंग प्रोसेस को, राइट। उसके बाद यू विल सी Fe+CO2 की फॉर्म में यहां से एमिशंस निकल जाएंगे। इस Fe को बाद में यूज कर सकते हो आप स्टील मेकिंग के लिए। तो यहां पे आप देखोगे CO2 की एमिशंस इन्वॉल्व है। तो क्या इस प्रोसेस को ग्रीन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप यहां की बजाय CO की बजाय यहां पे हाइड्रोजन को यूज करना शुरू कर दो। रिजल्टेंट प्रोडक्ट अगेन Fe+ वाटर की फॉर्म में कुछ निकलने वाला। ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, लेकिन आइडिया समझा रहा हूं आप, राइट। तो इसकी जब मैं बात करूंगा यहां पे, मैं ग्रीन स्टील की बात कर सकता हूं। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और अगर मान लो यार इस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहा हूं, तो अगर मैं कार्बन को कैप्चर कर लूं यहां पे, बताइए जरा, इधर इधर कार्बन को कैप्चर कर लूं तो क्या अगेन मैं ग्रीन स्टील की बात कर सकता हूं? कार्बन कैप्चर, ये देखिए, ये CO2 निकल रहा था यहां पे, इसको कैप्चर कर लिया मैंने। आइडिया क्लियर है ना? तो इस पे भी हम ग्रीन स्टील की बात कर सकते हैं।
उससे फायदा क्या होगा? जब हम बात करते हैं अपने पंचअमृत टारगेट्स की, पंचअमृत टारगेट्स, उसमें से एक टारगेट है कि हमने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 45% से कम करना है फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030 बाय 45%, तो उसको हम अचीव कर लेंगे। उसके साथ साथ हमारे दोस्त जो हैं यूरोपियन यूनियन वाले, उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब उन्होंने बोला कि यूरोप में जो इंपोर्ट होकर चीजें आने वाली हैं, हम चेक करेंगे कि क्या वो ग्रीनर हैं या नहीं है। अगर ग्रीनर होंगी तो यार इतना तो बात पक्की है कि यार महंगी होने वाली। अगर किसी कंट्री में कोई इन्वायरमेंटल लॉ का कोई रिगार्ड चल ही नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को जितना रिलीज करना करो, कोल को यूज करना करो, जो करना करो, तो ऑटोमेटिकली विल सी जो प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील है वो कम होने वाला है। लेकिन इसके केस में इफ यू आर यूजिंग हाइड्रोजन ओवर हियर तो बढ़ने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि हम तो लॉ लेके आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था। हम अपना लॉ लेके आ रहे हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हमने अपनी इमिशंस को कम करना है, तो हम यहाँ पे जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसको भी हम ग्रीनर करने वाले हैं। हम तो कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाकी दुनिया नहीं कर रही। तो जब इंपोर्टिंग जो इंपोर्ट होकर स्टील आ रही है वो हमारे यहाँ पे सस्ती आने वाली है, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होने वाला। तो उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसा होगा तो हम चेक करेंगे कि वहां से स्टील जो आ रही है वो ग्रीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ फीस लगाने वाले, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर ग्रीनर है तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए। तो अब जब 2026 से इसको लागू करना है, तो इंडिया भी इस मिशन की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू कर दिया कि यार हमारे केस में थोड़े कंप्लायंस इजी हो जाएगी, हमारे यहाँ से जो स्टील जाने वाली है वो इजीली यहाँ पे पहुंचना शुरू कर देगी। क्लियर है जी? तो ये आइडिया है टू हैव अ ग्रीन टेक्सोनॉमी। डन। तो यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ इतना याद रखना, ये वाले पार्ट की, स्टील विद CO2 इक्विवेलेंट इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ लेस देन 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश स्टील, बस इतना याद रखना। इसके बाद स्टार रेटिंग भी आ जाएगी, 5 स्टार ग्रीन है, 4 स्टार ग्रीन है, 3 स्टार ग्रीन है, वो जानना नहीं है हमने। आपने ग्रीन स्टील की अगर डेफिनेशन पकड़नी है तो बस ये पकड़ लो कि अगर 1 टन ऑफ फिनिश स्टील बना रहे हो उसमें 2.2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट या उससे कम इमिशन हो रही है, वो ग्रीन है। सही है जी? बस हो गया। हैंड राइटिंग दिखाओ यार मेरे को, इतने आराम से लिख रहे हो, बड़ी साफ होनी चाहिए। पक्का डायग्राम तो नहीं बनाने लगे, कैलीग्राफी वगैरह कुछ नहीं? सही है जी, डन। अब इसको सर्टिफाई कौन करने वाला है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, NISST, नोडल एजेंसी बना दी गई है जो सर्टिफाई करेगा कि स्टील ग्रीन है या नहीं है। अगर है तो कितने स्टार की है, 5 स्टार की है, 4 स्टार की है, 3 स्टार की, जो भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ही आ रहा है। कोई गेस कर सकता है कहां पे होगा? कहां पे होगा? राजपुरा? नहीं। मंडी गोविंदगढ़? नहीं। छत्तीसगढ़ झारखंड, मंडी गोविंदगढ़। ठीक है, मंडी गोविंदगढ़ में स्टेब्लिश किया हुआ है। भाई जब मैं हमेशा राजपुरा की बात करता हूँ तो अरे क्या हो गया, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, मंडी गोविंदगढ़ में, ये लो। 35 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ पे। मानते नहीं एक तो मेरी बात को। डन, चल जाएगा जी। हाँ जी, क्लियर है मैम? इसमें थोड़ा सा आप देखोगे मे बी क्लियर तो नहीं, मे बी स्क्रैप वाला पार्ट थोड़ा आ जाए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर टाइगर रिजर्व कहां पे? मध्य प्रदेश में। सिंपल, रतपानी टाइगर
रतपानी सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया मध्य प्रदेश। 8th 9th नहीं जानना, रतपानी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, दैट्स इट। इसके साथ साथ एक और आने वाला है माधव नेशनल पार्क, कहाँ पे? अगेन एमपी। तो एमपी की हमने आज 3 बातें कर ली हैं। एक तो पन्ना की बात कर ली हमने, ठीक है, उसके साथ साथ रतपानी हो चुका है और माधव हो चुका है। और पहले हमने बहुत सारी बातें कर रखी है, बांधवगढ़ की बात की हुई है, पेंच की बात की है, सतपुड़ा की बात की हुई है, कान्हा की बात की हुई है, राइट। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, डन। आई थिंक आज इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।